लोगों ने बिल्कुल बेसिक हमने कुछ वर्किंग्स जो है वो देखना शुरू की थी, ठीक है। और वो बेसिक सी वर्किंग्स बेसिकली इनडायरेक्ट फैक्ट्री रिलेटेड ओवरहेड्स में आएंगे, वो ओवरहेड्स में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक सी हमने जो है वो वेजेस की कैलकुलेशन, फिर उसके बाद हमने ये देखा कि हो सकता है डिफरेंट स्लैब्स हो जो है क्या कहते हैं लेबर की वेजेस से रिलेटेड, ठीक है। अगर तो आपके पास मुख्तलिफ डिफरेंट किस्मों के आपके पास क्या है इंसेंट वो होते हैं, पेमेंट के डिफरेंट टाइप्स हैं, राइट। तो वो हम उन चीजों को देखते हैं, ठीक है। तरह हम आते हैं पैक के क्वेश्चन बैंक पे। बाय द वे स्टडी टेक्स्ट जो है ये मुझसे मटेरियल के चैप्टर में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा था कि मैम हम आए क्या आपकी स्टडी टेक्स्ट पढ़े या ना पढ़े। मतलब ये सवाल पूछने वाला पहली बात तो ये कि है नहीं स्टडी टेक्स्ट आई क्या आपकी, ठीक है। जैसे FAR1 इंट्रो में हम ये कहते हैं कि अब वो रिवाइज हुई है, तो अब मैंने FAR1 और इंट्रो की देखी नहीं है, हो सकता है कि वो बेहतर हो गई हो। अच्छा बाय द वे आप लोगों को ये लेबर कॉस्टिंग का एक चैप्टर नजर आ रहा है ना बैक क्वेश्चन बैंक का, क्योंकि मुझे जो है अब खत्म हो गया होगा, राइट। क्योंकि मुझे आप लोगों की चैट बॉक्स बिल्कुल नजर नहीं आ रही थी, चलो ठीक है। तो आप लोगों ने ICAP स्टडी टेक्स्ट पढ़नी है, इट इज मेड फॉर यू गाइज, ठीक है। तो ICAP स्टडी टेक्स्ट पढ़े। हाँ कुछ चीजें मैं वहां से स्पेशली रेफर भी कर रही हूँ। तो लेबर के चैप्टर का जो थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, अभी हम ICAP के स्टडी टेक्स्ट को भी देखते हैं, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह हम उसको भी कंसिडर करते रहेंगे। तो मटेरियल्स के लिए भी आप लोगों ने ICAP की स्टडी टेक्स्ट देखनी है, हाँ, जो उसमें कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल्स हैं बेसिकली। अब जो इन्होंने ICAP ने स्टडी टेक्स्ट अपनी बनाई है उसमें इन्होंने ये किया है कि क्वेश्चन बैंक और स्टडी टेक्स्ट को इन्होंने बेसिकली मर्ज कर दिया, ठीक है। तो जो क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस हैं उनको उन्होंने हर चैप्टर के एंड पे कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स के तौर पे जो है वो मतलब लिस्ट डाउन कर दिए, वहां पे सॉल्व कर दिए, राइट। तो आप लोगों ने मटेरियल्स के लिए एटलीस्ट उन कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स को देख लें भले, लेकिन वो मेरा एजेंडा है सैटरडे की जो एक्स्ट्रा क्लास है उसके अंदर मैं उनमें से एक दो आप लोगों से डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो वो हल्का फुल्का उसको हम डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद आप उसको आराम से खुद ही सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो वैसे आप चैप्टर उसका पढ़ सकते हैं पूरा प्रॉपर, हो सकता है उसमें कोई चीज आपको डिफरेंट तरीके से लिख के समझाई हो तो वो आपको और क्लियर हो जाए। जैसे रेलेवेंट इरेलेवेंट कॉस्ट में अभी भी लोगों को प्रॉब्लम है, वो भी हम इंशाल्लाह सैटरडे को एक दफा रिवाइज करेंगे, उसको टच जरूर करेंगे कि क्या मतलब है रेलेवेंट और इरेलेवेंट कॉस्ट का। ये दोबारा से कॉन्सेप्ट जो है आपका डिसीजन मेकिंग के अंदर वैसे भी कवर हो ही जाना है, ठीक है। तो पैक के क्वेश्चन बैंक पे पहले जरा हम आते हैं, फिर उसके बाद हम स्टडी टेक्स्ट के ऊपर भी आएंगे ICAP की। तो पैक के क्वेश्चन बैंक में बेसिक लेबर मैटर ये इन्होंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल इन्होंने दे दी है, ठीक है, जिसमें इन्होंने पीस रेट और टाइम बेस्ड जो है वो कैलकुलेशन किया है। एक ही वर्कर का, सेम वर्कर का दो तरीके से पे निकालने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया पेमेंट बेस्ड ऑन आवरली रेट, ये हो गया पेमेंट बेस्ड ऑन प्रोडक्शन, ठीक है। तो एक ही वर्कर एक ही पे बनती है 480, तो उसके इत्तेफाक से उसका पीस रेट के हिसाब से भी जो है वो 480 ही बनता है, राइट। ऑन दी अदर हैंड वर्कर बी का आवरली रेट के हिसाब से 420 बनता है उस पर्टिकुलर दिन का, या जो भी, हाँ, दिन डेली वेज अपेरेंटली, और आपका प्रोडक्शन के बेसिस पे पे बनती है 450। तो पॉइंट ये है कि अगर आप एक ही एम्प्लॉई की डिफरेंट तरीके से वर्किंग करें वेजेस की, तो हो सकता है आंसर आपका डिफरेंट है। तो फिर एम्प्लॉयर्स किसको प्रेफर करेंगे, क्या वो देना पसंद करेंगे, लोअर अमाउंट या हायर अमाउंट। उनके लिए हम क्या अज्यूम करेंगे, लॉजिकली सेम नहीं आनी चाहिए, हायर अमाउंट पे करेंगे, ठीक है। ये समझ लेंगे, रूल है, आपको क्वेश्चन में वैसे भी बता दिया जाएगा, हायर अमाउंट, ठीक है। ये इस हर चीज में कॉस्ट कटिंग नहीं करनी। तो जो उसको हायर अमाउंट बनती है ना, आइडियली वो देना चाहिए। क्वेश्चन में एनी केस आपको बता दिया जाएगा कि आपको अगर कहीं पर डिस्क्रिपेंसी आ रही है दो डिफरेंट तरीकों से सॉल्व करने में, तो आपने हायर फिगर लेके जाना है, और नॉर्मली आप हायर ही देखेंगे, ठीक है। लॉजिकली सेम क्यों आएगी बेटा, आप 7 घंटे काम कर रहे हो, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन आप फॉलो ही नहीं कर रहे, है ना। 7 घंटे आप काम कर रहे हो, और आप फॉर एग्जाम्पल अब दूसरा ये एग्जाम्पल आप देख ले तो इसमें डिफरेंट आ रहा है। घंटों के हिसाब से वर्कर बी की पे निकाली तो वो 420 निकली, और यूनिट के हिसाब से बी की पे निकाली तो 450 निकली। यानी कि हो सकता है कि वो अपने स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, आपने
ये रेट फिक्स किए हैं स्टैंडर्ड के हिसाब से, राइट। और आपको हो सकता है वर्कर बी ने स्टैंडर्ड से ज्यादा जो है वो प्रोडक्शन कर ली उन्हीं 7 घंटों में, तो इसका मतलब है उसका बेस ऑन प्रोडक्शन उसकी ज्यादा जो है वो पैसे बनेंगे। हाई डे रेट सिस्टम, इसको हम थोड़ा डेफर कर रही हूँ मैं, इसको हम थोड़ी देर में देखते हैं, ठीक है। फिर वही वाली बात आ रही है कि लेबर एफिशिएंसी किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, कल हम इसके ऊपर अच्छा खासा जो है वो डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमारी इंपॉर्टेंट डिस्कशन अभी है, और वो है मिनिमम वेज की, ठीक है। देयर इज समथिंग कॉल्ड, आप लोगों ने सुना भी होगा, ठीक है, मिनिमम वेज का क्या कॉन्सेप्ट है। ये वैसे नॉर्मली तो हर कंट्री में दूसरा फिक्स हुआ होता है कि भाई मिनिमम वेज जो है वो इतनी होनी चाहिए थ्रू आउट द होल कंट्री, ठीक है। अब पता नहीं पाकिस्तान की आजकल मिनिमम वेज क्या है, लेकिन उसको कोई फॉलो ऐसा करता नहीं है। वो बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हर सिटीजन जो है एटलीस्ट इतना जरूर कमा रहा हो, ठीक है, भले मजदूर हो, भले ड्राइवर हो, भले सैलरी बेस्ड हो, तो एटलीस्ट उसकी मिनिमम वेज लॉ में फिक्स हो गया है। तो अब तो हम खैर लॉ का तो पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़े, हम तो एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हम स्पेसिफिक एंटिटी वाइज पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली मिनिमम वेज क्या होता है, एन एंटिटी might fix a minimum wage to safeguard the earnings of the employees या of its workers in case of low demand and hence low production। अब आपको इतनी बात समझ में आई होप आ गई होगी जो हमने कैलकुलेशन किया है वेजेस की सो फार, कि इट इज मोर और लेस डिपेंडेंट अपॉन द बिजनेस एक्टिविटी, है ना। अगर ऑब्वियसली बात है बिजनेस को ज्यादा प्रोडक्ट्स चाहिए, ठीक है, 17,500 है, अच्छा जी। तो अगर तो बिजनेस का डिमांड, बिजनेस के प्रोडक्ट का डिमांड यानी कि जो फाइनल फिनिश्ड गुड है उसकी डिमांड अगर ज्यादा है तो बिजनेस क्या करेगा, अपने एम्प्लॉय से ज्यादा प्रोडक्शन करवाने की कोशिश करेगा, है ना। ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो अगर पीस रेट सिस्टम है तो एम्प्लॉयज ज्यादा, वर्कर्स जो है वो ज्यादा कमा पाएंगे, राइट। लेकिन अगर एंटिटी की डिमांड ही नहीं है, प्रोडक्ट की लो डिमांड है, तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन भी लो ही होगी, उसमें मोटिवेशन का कोई चक्कर होगा ही नहीं, उसमें हम अपने वर्कर्स को प्रोड्यूस ही कम करने को देंगे। तो अगर पीस रेट सिस्टम है या आवरली जो है वो हमारा पेमेंट सिस्टम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें फिर क्योंकि बिजनेस एक्टिविटी आपकी लो है तो वर्कर्स की अर्निंग भी लो होगी। तो यहाँ पे एंटिटी जो है वो क्या कर सकती है कि एंटिटी जो है वो एक फिक्स्ड अमाउंट अपने एम्प्लॉयज को बता दे, अपने वर्कर्स को बता दे कि आपको एक फिक्स्ड अमाउंट पे की जाएगी, प्लस आपको एडिशनल अमाउंट पे किया जाएगा फॉर ईच आवर वर्क या फॉर ईच यूनिट प्रोड्यूस्ड। अब वो किस तरीके से होगा, इसके लिए हम आ जाते हैं पैक क्वेश्चन बैंक के क्लास वर्क नंबर 1 पे। अब ये जो एक एरर है यहाँ पे, टाइपिंग एरर हुआ है, ये टाइपिंग एरर नए एडिशन में भी मौजूद है। तो आई होप आप सबने एटलीस्ट मेजोरिटी को जो है वो हार्ड में बुक्स रिसीव हो गई होंगी। यहाँ पे आप देखिएगा पेज नंबर 44, जिनको अभी तक रिसीव नहीं हुई वो अपने पास कहीं पे नोट कर लें इस एरर को। आपके पास पेज नंबर 44 पे क्लास वर्क 1 है अल्फा लिमिटेड का। आवरली रेट इन्होंने आपको दिया हुआ है, यानी कि पर आवर के बेसिस पे हम अपने वर्कर्स को पे करते हैं 60 रुपी पर आवर। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन उसने 15 यूनिट्स पर आवर दी हुई है, दिस इज नॉट 15 यूनिट्स, दिस इज 4 यूनिट्स पर आवर। ये करेक्शन काइंडली आप अपने पास कर लें सारे, ये 15 यूनिट्स पर आवर नहीं है। मिनिमम वेज रेट, अब देखिए उसने आपको बता दिया कि हर दिन का एटलीस्ट हमारे एम्प्लॉयज को, हमारे वर्कर्स को 400 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे। यानी कि अगर वो एक भी घंटा काम नहीं करते, आवरली पेमेंट हो रही है ना, आवरली पेमेंट हो रही है, तो अगर वो बिल्कुल आइडल बैठे रहते हैं और वो बिल्कुल भी काम नहीं करते तो उनको 400 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे। 400, और वो जितना एडिशनल काम करेंगे उसके उनको 60 रुपीज और ऐड होते रहेंगे। तो अगर कोई एम्प्लॉई 1 घंटा काम करता है तो उसको 460 रुपीज मिलेंगे। कोई एम्प्लॉय अगर 2 घंटे काम करता है तो उस 2 घंटे के उसको 120 मिलेंगे और 400 मिनिमम वेज तो उसकी होगी, है ना। तो क्या लिखा हुआ नीचे, एक्चुअल पे और मिनिमम वेज विच एवर इज हायर इज पेड।
तो अगर वो 0 आवर्स काम करता है तो आवरली रेट के हिसाब से उसकी 0 वेज बनती है, लेकिन उसके अंदर हायर क्या निकलता है, हायर उसमें मिनिमम बनता है। ठीक है, बेस डेटा फॉर स्पेसिफिक डे, वर्कर ABCD के आवर्स भी आपको दिए हुए हैं और उन्होंने आपको प्रोडक्शन भी दी हुई है। ठीक है, आपने कैलकुलेट करना है, क्या चीज कैलकुलेट करनी है इसके अंदर, इसमें रिक्वायर्ड मेंशन नहीं है, एक सेकंड में आपको रिक्वायर्ड लिखवाती हूँ। Just give me a minute. अच्छा, आपने रिक्वायर्ड है, यू हैव टू कैलकुलेट, रिक्वायर्ड लिखिए जरा जल्दी से, रिक्वायर्ड है यू हैव टू कैलकुलेट earnings of the workers on hourly as well as production basis, 30 वर्क बेसिस पे भी निकालने हैं। अब सवाल यहाँ पे उठता है, यहाँ पे हमें पर यूनिट तो दिया हुआ ही नहीं है, यस और नो, सवाल यही उठता है ना कि हमारे पास इन्होंने पर यूनिट तो अमाउंट दी हुई नहीं है, पर यूनिट का रेट नहीं दिया हुआ। जस्ट गिव मी अ मिनट। जी जनाब, तो सवाल यहाँ पे ये है कि इस क्वेश्चन में क्लास वर्क नंबर 1 में इन्होंने, जी अब आवाज आ रही है, वॉइस ड्रॉप नहीं हुई थी, मैं खामोश हुई थी 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए इनफैक्ट। रिक्वायरमेंट है, 1 सेकंड यहाँ पे लिख लें, ये क्लास वर्क नंबर 1 अभी आपने करना है ये। ठीक है, क्लास वर्क नंबर 1 की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, दोनों तरीकों से आपने रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करनी है। लिख लिया सबने? अब मैं क्वेश्चन आप लोगों के सामने डिस्प्ले कर रही हूँ। मिनिमम वेज भी आपके पास है, तो लेट्स सी कि आप लोगों को किस तरह से, आप लोग किस तरह से उसको अटेम्प्ट करते हैं। 5 मिनट में दे रही हूँ, बहुत आसान है। अब इसके अंदर मेन कंफ्यूजन क्या है जी, रिक्वायरमेंट नोट कर ली सबने? अब इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि जो मेन कंफ्यूजिंग और ये करेक्शन भी आई होप सबने कर लिया होगा, दिस इज 4 यूनिट्स पर आवर। अब इसमें हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने आपको आवरली रेट तो दिया हुआ है, जाहिर सी बात है। अब यहाँ पे वर्कर जो है वो अगर 8 घंटे काम कर रहा है तो आवरली रेट के हिसाब से उसका हो गया 8 × 60 + 400, है ना। लेकिन अब अगर हमें वो कहता है कि जी आपने प्रोडक्शन के बेसिस पे भी पेमेंट करने का आपने लिखना है कि भाई कौन सा जो है वो पेमेंट जो है वो बनती है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने निकालना है, हमें पर यूनिट पेमेंट निकालनी है कि पर यूनिट कितना उसका बनता है। तो अब ये आप लोगों ने जरा थोड़ा दिमाग लगाना है, अकल लड़ानी है और आप लोगों ने मुझे कैलकुलेट करके बताना है। आवर से हो जाएगा, वेरी गुड, इसको जल्दी से सॉल्व करें, 5 मिनट्स दे रही हूँ मैं, प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन।
अच्छा जी, एक मिनट। इसमें मेरे ख्याल से मैंने भी ये कहा है कि जो मिनिमम वेज है वो ऐड होनी है, ठीक है, यानी कि मिनिमम वेज 400 पर डे के हिसाब से आपकी टोटल वेज में ऐड होनी है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, मैंने बेसिकली जो बेसिक वेज है उसकी आपको बता दी है, ठीक है। मिनिमम वेज के अंदर अगेन बात सुन लीजिए। मिनिमम वेज में ये है कि अगर हमारी प्रोडक्शन इतनी लो होती है, ठीक है, कि वो 400 से कम बने हर दिन की, तो हम क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, एक्चुअल पे और मिनिमम विच एवर इज हायर इज पेड। ठीक है। तो अगर आप किसी एम्प्लॉई की आवर्स के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, तो इधर देखिए, वर्कर ए के आवर्स कितने हैं, मतलब आज के दिन के उसने 8 घंटे काम किया। 8 घंटे एट द रेट ऑफ 60 पर आवर जब हमने ये कैलकुलेट किया, तो कितना आंसर बनता है, 480, राइट। 480 में 400 ऐड नहीं करना, बाय द वे, ठीक है। फिर आपने क्या कहना है, आपने ये कहना है कि जी इसका आवरली रेट के हिसाब से इसकी वेज बनती है आज की 480 रुपीज, तो ये हायर है मिनिमम वेज से। तो हम कहेंगे कि उसको क्या पे करेंगे, 400 रुपए पे करेंगे या 480 पे करेंगे, हम कहेंगे हायर ऑफ द टू विल बी पेड। इज दैट क्लियर? वो बेसिक पे है जो बेसिकली ऐड होता है, ये नहीं ऐड होगा। मिनिमम वेज में हम ये कहते हैं कि अगर हमारे वर्कर का जो आज के दिन की वेज है वो अगर 400 से होगी, कम बनेगी बिकॉज ऑफ लो एक्टिविटी, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि उसको वो कम अमाउंट नहीं पे करो, बल्कि उसको एट लीस्ट 400 तो पे होने ही चाहिए। आई होप दैट्स क्लियर, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई? मुझे बार बार असल में आप लोगों के चैट बॉक्स देखने के लिए वो करना पड़ता है, मिनिमाइज। चलें जी, क्लास वर्क नंबर 1 हो गया सॉल्व, डन, या अभी भी टाइम चाहिए? ठीक है, इसको जरा हम देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट हुआ पर यूनिट का रेट। बड़ा सिंपल है, 4 यूनिट्स पर आवर, 1 घंटे का बनता है 60 रुपीज, है ना। 1 घंटे की अमाउंट जो है वो आपने पे करनी है 60 रुपीज, तो 1 यूनिट की कितनी बनेगी, 1 घंटे में अगर आप 60 रुपीज पे कर रहे हैं और उस 1 घंटे में 4 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसका मतलब है 15 रुपए पर यूनिट कैलकुलेट होगा। सिंपल एज दैट, है ना। तो 15 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से आपके पास कुछ यूं, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो लिख ले, फिर उसके बाद मैं भी मिनिमाइज करूंगी जब इसको, तो फिर मैं रीड कर लूंगी, ठीक है। द अर्निंग्स ऑफ द वर्कर्स ऑन आवरली बेसिस एंड प्रोडक्शन बेसिस विल बी एज फॉलोज। तो यहाँ पे हमें कोई मसला नहीं आ रहा, ठीक है। 60 रुपीज अगर आवरली बेसिस पे करें तो 60 × 8 480, 60 × 7 420, ठीक है, 60 × 9 540। फिर हम आते हैं 60 × 5, 60 पर आवर है और 5 घंटे काम किया है, तो उधर क्या बनता है आपके पास, 300 बनता है ना। उसको 300 रुपए बनते हैं, लेकिन मिनिमम वेज कितनी आपने फिक्स की हुई है, 400। तो इसलिए इस केस में उसको 300 के बजाय कितने मिलेंगे, 400 रुपीज, ठीक है। इसी तरह से पीस वर्क बेसिस पर आते हैं, 15 रुपए पर यूनिट आपने कैलकुलेट कर लिया। आई होप इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को प्रॉब्लम है तो वो लिख लें, फिर मैं जब देखूंगी क्वेश्चन आपके तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। तो 15 रुपी पर यूनिट इंटू 40, ये आपके पास आ गया 600, दिस इज मोर देन 400, आप यही उसको पे करेंगे। इसी तरह से 15 × 32, ये आपके पास आता है 480, राइट। तो ये भी आपने पे कर देना है, इसमें कोई मसला ही नहीं है। 15 × 30 यूनिट्स, ये भी आपके पास 450 आ रहा है, ये भी मिनिमम वेज से ज्यादा है तो 450 लिख देंगे। फिर बारी आती है 12 यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए वर्कर डी ने, तो उसके कितने बनते हैं, 180 रुपीज बनते हैं, ठीक है। 15 × 12, तो 180 रुपीज के बजाय हम उसको कितना पे करेंगे, 400 रुपए पे करेंगे। आई होप दैट्स क्लियर, ठीक है। तो ये दोनों तरीकों से हमने कैलकुलेशन कर दी। अब वो एम्प्लॉयर, वैसे तो अब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, हाँ 15 किस तरह से आया वो भी देख लेते हैं। पीस वाला नहीं आया, पीस वाला क्या नहीं आया बेटा, 15 नहीं आया आपके पास। 15 आ जाएगा फिर तो आसान है ना, पर यूनिट आ गया फिर तो इजी हो गया। अब इधर देखें, आपको इन्होंने रुपीज पर आवर, 1 घंटे में कितने रुपए आप अपने वर्कर्स को पे करते हैं, 60 रुपीज, है ना। 60 रुपीज पर आवर पे करते हैं। अब मेरी बात गौर से सुने, स्टैंडर्ड बेसिस पे कितने यूनिट्स पर आवर प्रोड्यूस करते हैं आप, 4 यूनिट्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 60 रुपीज हैं, ये 4 यूनिट्स के पे हो रहे हैं। ये बात समझ आ रही है?
1 घंटे के 60 रुपीज हैं और 1 घंटे में 4 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि 60 रुपीज आप 4 यूनिट्स के पे कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक यूनिट का कितना होगा, 60 रुपीज अगर 4 यूनिट का है तो एक यूनिट का बनता है 15। अब बात क्लियर हो गई? ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में इस तरह से आपको आवरली रेट दिया हुआ है और कैलकुलेशन आपको पीस रेट के हिसाब से करनी है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि एरर है, इसका मतलब ये है कि आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं पर यूनिट। इज दैट क्लियर, यस और नो? तो ये बात सबको समझ में आ गई कि जहां पे आपके पास आंसर 400 से कम आ रहा था, वहां पे हमने दोनों जगह आंसर 400 ही लिख दिया। क्यों? क्योंकि वहां पे हमें एटलीस्ट 400 तो पे करना ही है बिकॉज ऑफ द मिनिमम वेज पॉलिसी। आई होप दैट्स क्लियर नाउ। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। तो मिनिमम वेज का कॉन्सेप्ट तो आप सबको समझ में होपफुली आ गया, राइट? आगे चलते हैं। फिर एक हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब मुझे एक बात बताइए, अब ये तो बहुत ही, हाँ तब भी मिनिमम वेज मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, बस ये पॉलिसी है तो है। अब वो वर्कर को, अब यही तो अभी आगे जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो नहीं, वो यही करने जा रहे हैं। ठीक है, अब वर्कर ने जो है वो खुद ही एक इनएफिशिएंसी दिखाई, उसको मिनिमम वेज मिल जाएगा। अब ये है पॉलिसी, है स्ट्रेट अप तो है। हाउ कैन यू प्रूव कि वर्कर ने इनएफिशिएंसी दिखाई है? हो सकता है उसके साथ कोई जेन्युइन रीजन हो। ठीक है, तो ये स्ट्रेट अप लगता है। अब यही मेन पॉइंट है हमारा मोहसिन, जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेबर कॉस्ट कंट्रोल बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी हो गया। सारे चार्ट नहीं शो हो रहे, अच्छा जी। मोहसिन ने पूछा है कि वर्कर ने काम पूरा ना भी किया हो तब भी मिनिमम वेज मिलेगी। तो यस, तब भी मिनिमम वेज मिलेगी, अनलेस ऑब्वियस सी बात है उसको कोई स्पेशल क्राइटेरिया जो है वो कंसिडर करें और एम्प्लॉयर कहे नहीं है तो है ही, सारे एम्प्लॉयज में से तो है ही कामचोर, तो इसको नहीं देना। लेकिन हम हर एम्प्लॉय को इस तरह से तो नहीं एनालिसिस कर सकते ना, इतने ढेर सारे एम्प्लॉयज हैं, राइट? इतने ढेर सारे वर्कर्स हैं, कोई स्पेशल केस होगा तो यस उसको मना कर देंगे, अदरवाइज उसको मिलेगा। ठीक है, अब लेबर कॉस्ट कंट्रोल इसी पॉइंट से इसका ताल्लुक रखता है। मुझे बात बताइए, मैं एम्प्लॉयर हूँ, मैंने ओवर टाइम की पॉलिसी मेरे पास है ना? ओवर टाइम अब हमने ऊपर देख लिया था ना। ओवर टाइम क्या कहता है? ओवर टाइम ये कहता है कि आवर्स जितने जो वो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, वो जितने एक्स्ट्रा आवर्स डालेंगे, देंगे एंटिटी को, उतना ही जो है वो उसको उनको एक्स्ट्रा पैसे दिए जाएंगे। अब मुझे एक बात बताएं, ये तो एक नेगेटिव तरफ ही लेके जा सकता है इस चीज को, है ना? किस तरीके से? एम्प्लॉयज अगर जानबूझ के ज्यादा टाइम लगाएं टू प्रोड्यूस द यूनिट्स, है ना, जानबूझ के ओवर टाइम बनाने के चक्रों में, जो कि प्रैक्टिकली होता भी है बहुत ज्यादा, तो फिर तो ये एम्प्लॉयर के लिए एक नेगेटिव चीज हो जाएगी, है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये जो लेबर रिलेटेड रेट रखना है, पेमेंट करनी है ओवर टाइम की, बोनस की, आगे बोनस का भी हमने देखना है। ठीक है, मिनिमम वेज क्या रखें, तो वो सारी चीजें हमें कंट्रोल करनी है, बहुत जरूरी है। ये ना हो कि ज्यादा रेट ऑफर करने के मतलब करके एम्प्लॉयज जल्दी जल्दी जो है, अब दो सिनेरियोज हो सकते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया, आपने ओवर टाइम ऑफर किया, एम्प्लॉयज जो है वो स्लो काम कर रहे हैं ओवर टाइम बनाने के लिए। स्टैंडर्ड रखे ना रखे, अभी वही बात है ना मुनीबा, इसीलिए हमें स्टैंडर्ड भी एनालिसिस हमें करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड भी कितना रखें, है ना? अब मेरी बात गौर से सुने, एक तो चीज ये हो गई कि ओवर टाइम आपने रख दिया, पॉलिसी रख दी, एम्प्लॉय स्लो काम कर रहे हैं ओवर टाइम बनाने के चक्रों में। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड हम क्या रख दें, हम ये एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए कि वो जल्दी जल्दी काम करें, हम उनको ये कह देंगे भाई तुम लोग जितने ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे ना, उतने ज्यादा ही तुम्हें पैसे मिलेंगे, है ना? अच्छा, आपको नहीं लगता कि इस सिनेरियो में क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है? एम्प्लॉयज ज्यादा प्रोडक्शन के चक्रों में, ज्यादा कमाने के चक्रों में जल्दी जल्दी यूनिट्स प्रोड्यूस करें और पता चले कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई। ठीक है, मटेरियल वेस्ट हो गया, ठीक है, वो बार बार मटेरियल वेस्टेज हो रहा है। अब इसी तरह से मतलब बहुत सारी चीजें हैं। अब मटेरियल वेस्टेज के ऊपर, अब जिसमें आई कैप में जो उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई, बड़े मजे की है। वो ये कह दे कि भाई जितना ज्यादा आप मटेरियल वेस्ट करोगे ना, उतने ज्यादा हम आपके पैसे काटेंगे। अब मटेरियल को वेस्ट करने के लिए ये पॉलिसी ला सकते हैं,
है ना हमजा? आपने कहा मटेरियल वेस्ट हो सकता है। मटेरियल वेस्टेज को रोकने के लिए मैं ये कह दूं कि भाई आप जितना मटेरियल वेस्ट करोगे ना, वर्कर्स को ये कह दूं, हम लोग टैब रख रहे हैं कि कौन सा वर्कर कितना मटेरियल वेस्ट कर रहा है, हर एक की टेबल अलग अलग है, ठीक है? तो जितना मटेरियल वेस्ट होगा उतने ज्यादा पैसे कटेंगे। अब वो क्या करेगा, मटेरियल वेस्टेज को रोकने के लिए स्लो स्लो काम करना शुरू कर देगा केयरफुली है ना? अब स्लो काम करने की वजह से क्या होगा, यूनिट्स प्रोड्यूस टारगेट अचीव हो सकता है ना, है ना? वो इतना स्लो काम करे, केयरफुली काम करना शुरू कर दे कि जी वो टारगेट, अब देखें हर जगह से आपको ब्लॉकेजेस मिल रहे हैं ना, ये वाली पॉलिसी रख दी तो ये ना हो कि ये हो जाए, इस वाली चीज को कंट्रोल करने के लिए ये कर दिया तो ये ना हो कि ये हो जाए। तो लेबर कॉस्ट कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली लेबर कॉस्ट कंट्रोल से क्या मुराद है कि आप एनालिसिस करें अपनी लेबर की कॉस्ट का फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यूज, from monetary as well as non-monetary points of view। ये ना हो कि आप इतना थोड़ा रेट रख दे कि मोटिवेशन लेवल ही लो हो जाए, है ना? ये ना हो कि इतना ज्यादा रेट रख दे पर आवर या पर यूनिट कि वो जल्दी जल्दी काम करे और क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो। तो बेसिकली इसका क्या मतलब है, एन एनालिसिस ऑफ लेबर कॉस्ट फ्रॉम वेरियस एंगल्स, ठीक है, and determining which strategy is the best, is the most cost efficient, है ना? सबसे ज्यादा उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सबसे लो किसमें होगी, टोटल एक्चुअल कॉस्ट किसमें सबसे लो होगी, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशन, ठीक है? तो आपने वही, आपको क्या समझ में आ रहा है इसमें? अब ये चीज हम आगे जाके हो सकता है इसको देखें, लेकिन इसमें आइडियली क्या होना चाहिए, इसमें वही वाली, अब इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया है ना। यहाँ पे फिर हम ट्रायल एंड एरर बेसिस पे देखेंगे कि भाई कौन सा रेट अप्लाई करना ज्यादा सही है। उसमें ऑब्वियसली बात है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग हम ये देखेंगे कि भाई कौन से सिनेरियो के अंदर थोड़ा क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा तो उसका कंट्रीब्यूशन लॉस भी हो सकता है, कस्टमर आपका जो है वो सेटिस्फाइड ना हो, है ना? बहुत सारी फैक्टर्स उसमें कंसिडर करते हैं। तो एम्प्लॉयर को बहुत सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये यूनिट पर यूनिट रेट फिक्स करना पड़ता है। अगर कोई वेस्टेज हो रही है तो उसमें अगर कोई आप ये पॉलिसी लाना चाह रहे हो कि जी हम डिडक्शंस करेंगे वर्कर्स के पैसों में से, जितनी वो वेस्टेज ज्यादा करेंगे उतने ही उनके पैसे ज्यादा डिडक्ट होंगे, तो देयर आर सो मेनी थिंग्स, ठीक है? तो ये आपका लेबर कॉस्ट कंट्रोल का सिनेरियो बनता है। अब इसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने आईकैप स्टडी टेक्स्ट को रीड करना है। किधर गया आईकैप स्टडी टेक्स्ट, जो नए वाला है, ठीक है? चले मेरे पास अभी पता नहीं किधर है वो सेव हुआ हुआ। तो आप लोगों ने आईकैप स्टडी टेक्स्ट रीड करना है, पेज नंबर 72 है जिसपे लेबर कॉस्ट कंट्रोल की अच्छी सी एग्जांपल भी दी हुई है, ठीक है? तो आईकैप स्टडी टेक्स्ट पेज नंबर 72। आप उससे पहले वाले पेजेस भी पढ़ सकते हैं लेबर कॉस्ट के, ठीक है? नहीं जी पुराने वाला नहीं चलेगा, अब मैं जितना भी रेफरेंस दूंगी वो नए वाले का दूंगी, ठीक है? तो अब मैं ये तो नहीं करूंगी ना कि मैं दोनों सामने रखूं स्टडी टेक्स्ट लेक्चर प्लान करते हुए और मैं उसमें बताती रहूं पुराने वाले का ये, नए वाले का ये। नए वाले का मतलब अब नया वाला आ गया है तो नए वाला ही कंसिडर करेंगे इन एवरी वेयर, राइट? पैक का भी और इसका भी, ठीक है? तो आईकैप स्टडी टेक्स्ट का पेज नंबर 72 हमने यहाँ पे, बल्कि मेरे पास यहाँ पे शायद खुला हुआ है, ये रहा, ठीक है? पेज नंबर 72 हमने देखना है और हमने इसमें ये वाली चीज पढ़नी है, लेबर कॉस्ट कंट्रोल, ठीक है? लेबर कॉस्ट कंट्रोल आईकैप स्टडी टेक्स्ट में मटेरियल में हो सकता है चेंजेस हो। अब मैंने बिल्कुल वर्ड फॉर वर्ड तो नहीं दोनों पढ़ी हुई ना, मैं तो स्पेसिफिक जो भी पोर्शन मुझे प्रिपेयर करना होता है मैं वहां से वो देखती हूँ। तो मैंने वैसे भी अब दूसरा, अब सारे चैप्टर्स का मुझे वर्ड फॉर वर्ड तो नहीं याद कि पुरानी बुक में क्या था और अब नई बुक में क्या है, तो मोरलेस उम्मीद करते हैं कि अच्छी एडिशन हुई है। वैसे उन्होंने अच्छा क्वालिटी इंप्रूव की हुई तो है काफी, ठीक है? चले जी, ये चीज आपके पास हो गई। अब अपने एम्प्लॉइज को थोड़ा सा ज्यादा अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट करने के लिए अब हमारा अगला पॉइंट है वेज इंसेंटिव प्लान, ठीक है? अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने के लिए हम वेज इंसेंटिव प्लान्स भी इंट्रोड्यूस करते हैं। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेज इंसेंटिव प्लान्स, ठीक है?
मुख्तलिफ तरीकों से आप अपने जो है वो एम्प्लॉइज को मोटिवेट करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली वेज इंसेंटिव प्लान्स का ऑब्जेक्टिव क्या है कि उनको अर्निंग्स भी उनकी इंक्रीज करना है ना। और मजे की बात सुनिए, वेज इंसेंटिव प्लान्स ऐसे बनाए जाते हैं, एक अच्छा वेज इंसेंटिव प्लान ऐसा प्लान होता है जो कि हमारे एम्प्लॉइज की अर्निंग्स को भी बढ़ाता है। एज द टर्म इटसेल्फ इंडिकेट्स, वो इंसेंटिव्स दिए जाते हैं अपने एम्प्लॉइज को, राइट। और वो हमारी एंटिटी का पर यूनिट या तो लेबर कॉस्ट या टोटल कॉस्ट, ठीक है, दोनों में से कोई एक, मतलब रिडक्शन हमारे पास होगी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल हम कह सकते हैं कि उसमें हम एक्सपीरियंस करेंगे। अब वो किस तरीके से होगा इस चीज को जरा हम देख लेते हैं, ठीक है। फिर हम आते हैं, हमने दोनों जगहों से इसको देखना है। अब स्टडी टेक्स्ट को तो मैं आपको दे दूंगी, होम असाइनमेंट पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए पैक क्वेश्चन बैंक को हम देखेंगे, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं वेज इंसेंटिव प्लान की, तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट का पार्ट बनते हैं, ठीक है, इंशाल्लाह बनेंगे, और उसमें आपको ये कहा जाता है कि भाई ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ठीक है, इंसेंटिव प्लान्स हैं। अब इनमें से आपने सिलेक्ट करना है कि कौन से इंसेंटिव प्लान हम इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि एक अच्छा प्लान कौन सा है। अ गुड इंसेंटिव प्लान इज द वन दैट इंक्रीजेस द टोटल अर्निंग्स of the employees या workers, ठीक है, and decreases the per unit labor cost for the employer. ठीक है। तो इन एनी केस आपकी पर यूनिट कॉस्ट जो है वो इस तरीके की हो कि वो कम। अब सवाल ही उठता है, हम अगर अपने एम्प्लॉइज को इंसेंटिव देते हैं तो उनको तो हम ज्यादा पैसे दे रहे हैं, तो ये हमारी पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज कैसे होगी, ठीक है। उसके लिए अब एक छोटी सी एग्जांपल देख लें, फिर हम मुख्तलिफ फॉर्म्स पर आएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन में बता दिया गया है कि वर्कर्स प्रोड्यूस, एक वर्कर है, ठीक है, वर्कर ए, ठीक है, वर्कर ए प्रोड्यूस्ड 10 यूनिट्स इन एन आवर, ठीक है, एंड इज पेड ₹1200 पर आवर, ठीक है। अब उसको एक इंसेंटिव ऑफर किया जा रहा है, ठीक है। He is offered the following incentive. If he starts producing 15 units in an hour, he will be paid ₹1500 per hour. ठीक है, कॉपी कर लिया सबने। अभी करंटली वो कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है? 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है 1 घंटे में, और वो 1 घंटे के कितने पैसे लेके जा रहा है जेब में? वो लेके जा रहा है 1200 रुपए। उसको हमने इंसेंटिव ऑफर कर दिया कि इफ ही स्टार्ट प्रोड्यूसिंग 15 यूनिट्स इन एन आवर ही विल बी पेड ₹1500 पर आवर। यहाँ तक बात क्लियर है? तो पहले वो 1 घंटे काम करने के 1200 लेके जा रहा था, अब वो वही 1 घंटा काम करने का, एक ही घंटा का कितना लेके जाएगा? 1500। उसकी अर्निंग टोटल बढ़ेगी, यस और नो? हमारा जो वर्कर है, एम्प्लॉई है, उसकी टोटल अर्निंग बढ़ेगी। अब वो पहले भी 7 घंटे काम कर रहा था, अब भी वो 7 घंटे ही काम कर रहा है। पहले वो उन 7 घंटे के कम लेके जा रहा था, अब वो उन 7 घंटे के ज्यादा लेके जा रहा है। अर्निंग्स को तो टोटल एम्प्लॉई की बढ़ी। अब हम देखते हैं हमारी पर यूनिट, एम्प्लॉयर की पर यूनिट कॉस्ट कितनी है। ओल्ड पर यूनिट लेबर कॉस्ट कितनी है पर यूनिट? क्या कहेंगे हम? 1200 उसको 1 घंटे में पे करना था, और 1 घंटे में हम 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे, यानी कि 1200 रुपए कर 10 यूनिट्स के पे कर रहे थे हम, ठीक है। तो 1 यूनिट का इसका मतलब है ये हमने पे करना था, यस और नो? यहाँ तक बात क्लियर है? 120 रुपए हम पे कर रहे थे 1 यूनिट के। न्यू
पर यूनिट लेबर कॉस्ट। अब एक यूनिट पे लेबर कॉस्ट हमारी कितनी हो जाएगी? 1500 डिवाइडेड बाय 15। हाँ जी, यहां तक बात क्लियर हो गई? तो देखें क्या हो रहा है, टोटल में तो ठीक है हमारा बढ़ रहा है, टोटल कॉस्ट तो हमारी बढ़ रही है, लेकिन हम अपनी एनालिसिस करने के लिए कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है विद रिगार्ड्स टू कॉस्ट या बुरी जा रही है, हम किसको देखते हैं? हम तो पर यूनिट देखते हैं ना, कि पर यूनिट हमारा क्या फर्क पड़ा। पर यूनिट कॉस्ट अगर बढ़ेगी तो इसका मतलब है कि हमें अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करना है। पर यूनिट कॉस्ट अगर आपकी कम होगी तो जाहिर सी बात है टोटल तो बढ़नी है, एक्टिविटी बिजनेस की बढ़ेगी तो टोटल हमारी कॉस्ट बढ़ेगी, लेकिन पर यूनिट हमारा क्या हिसाब जा रहा है, हमें उसको देखना है मेनली। यहां तक बात सबको क्लियर होती है, यस और नो? तो ये हमने देख लिया कि भाई हमारा एक गुड इंसेंटिव प्लान ऐसा होता है जिसमें, अब यहाँ पे डिफरेंट हमारे पास टाइप्स ऑफ इंसेंटिव प्लान्स हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन में प्लान दिया जाएगा, आपने खुद से नहीं कोई अज्यूम करना, क्वेश्चन में आपको प्लान दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि भाई क्या हमारी पॉलिसी है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो अब हम आते हैं जरा पैक क्वेश्चन बैंक में। पैक क्वेश्चन बैंक का किधर है ये? मेरा पेज नंबर है ये है पेज नंबर 44, ये ठीक है, पेज नंबर 44। इंसेंटिव वेज प्लान्स क्या हैं? दीज आर द प्लान्स अडॉप्टेड बाय द मैनेजमेंट टू गिव मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स टू वर्कर्स इन ऑर्डर टू स्टिमुलेट प्रोडक्शन and encourage efficiency and economy, thus resulting in higher total wage for the worker and lower labor cost per unit for the management, hence proven, right? Example के through. The two most common incentive wage plans are हालसी प्रीमियम प्लान, जिसमें क्या वो कह रहा है, ये बेसिकली जो बात कर रहे हैं ना, ये हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल बोनस प्लान की, ठीक है। तो X% ऑफ द टाइम सेव्ड इज पेड एज बोनस। क्या मतलब हुआ इसका? क्या मतलब हुआ? X% ऑफ टाइम सेव्ड इज पेड एज बोनस। मेरी बात गौर से सुनिएगा, मैंने 100 यूनिट्स प्रोड्यूस किए 5 घंटों में, ठीक है। स्टैंडर्ड के हिसाब से वो 100 यूनिट्स 6 घंटे में प्रोड्यूस होने चाहिए थे, तो मैंने 1 घंटा सेव किया, मैंने ज्यादा एफिशिएंटली काम किया और मैंने वही 1 घंटे 100 यूनिट्स जो है वो 5 आवर्स में प्रोड्यूस किए। तो 1 आवर जो मेरा सेव्ड है, मुझे उसका बोनस मिलेगा, मुझे उसका कोई ना कोई इंसेंटिव मिलेगा। इज दैट क्लियर? तो ये अगर इस तरह का कोई प्लान होता है तो उसका नाम है होलसेल प्रीमियम प्लान। दूसरा हमारे पास प्लान है रोमन प्रीमियम प्लान, और वो क्या है? वेज रेट रिवाइज्ड एज अ परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी अबव स्टैंडर्ड। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ, आपने टोटल 10 घंटे काम किए, 10 घंटों में स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने चाहिए थे, लेकिन आपने उन 10 घंटों में कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए? 1200 यूनिट्स प्रोड्यूस किए। तो जो 200 एक्स्ट्रा यूनिट्स हैं उनकी आपको क्या मिलेगा? बोनस मिलेगा, ठीक है। तो पहले वाले केस में हम क्या कर रहे हैं, हम उसी सिनेरियो को आवर्स सेव्ड निकाल रहे हैं कि कितने घंटे हमने सेव किए एक्चुअल प्रोडक्शन को यूज करके, और दूसरे सिनेरियो में हम स्टैंडर्ड प्रोडक्शन और एक्चुअल प्रोडक्शन को टोटली कंपेयर करें। क्या मतलब हुआ? इसके लिए हम दोबारा से एग्जांपल पर आएंगे। इसके नीचे दूसरी एग्जांपल है बीटा लिमिटेड के नाम से, इसमें भी यही एरर है। क्या एरर है? यहाँ पे आवरली रेट वही दिया हुआ है 60 पर आवर, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 15 यूनिट्स पर आवर है, ये भी 4 यूनिट्स पर आवर होगी। इसको प्लीज करेक्ट कर लीजिए। बीटा लिमिटेड जो एग्जांपल है उसमें भी 4 यूनिट्स पर आवर आपकी स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है। मिनिमम वेज रेट उसने आपको बता दिया है 400 पर डे, ठीक है। एक्चुअल पे और मिनिमम विचएवर इज हायर इज पेड, यहां तक तो बिल्कुल ऊपर वाली एग्जांपल है। बेस डेटा फॉर स्पेसिफिक डे, तो यहाँ पे इन्होंने बेस डेटा भी वही वाला ऊपर वाला दिया हुआ है। फर्क क्या है? wages of the workers if the company operates wholesale premium plan with 75% of the time saved being paid would be as follows, ठीक है। क्या मतलब हुआ? 75% ऑफ टाइम सेव्ड, क्या मतलब हुआ इस चीज का? कि जो भी आपका बेसिक वेज है, जो भी आपका बेसिक रेट है, उसका 75% पे होगा एज अ बोनस, ठीक है। इसी तरह से हम अभी मैं आपको ये बात लिखवाती भी हूँ, नॉर्मली बोनस इसी तरह से एक्सप्रेस किया जाता है 150% ऑफ बेसिक वेज, 75% ऑफ बेसिक वेज,
90% ऑफ बेसिक वेज, ठीक है। तो अब जरा हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं। वर्कर ए पर आते हैं। अब हमने किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, हम यहाँ पे हॉलसे प्रीमियम प्लान देख रहे हैं, और हॉलसे प्रीमियम प्लान में बोनस की पेमेंट होती है इंडिविजुअल वर्कर्स को। ये इंडिविजुअल बोनस प्लान है, ठीक है। इंडिविजुअल वर्कर्स को पेमेंट होती है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम सेव्ड। किस तरीके से हम करेंगे उसको हम देख लेते हैं। वर्कर ए पर आते हैं। टाइम उसने कितना लिया है, उसने 8 घंटे लिए। प्रोडक्शन उसने की है 40 यूनिट्स। यहां तक बात क्लियर है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 40 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए स्टैंडर्ड के हिसाब से 4 यूनिट पर आवर है ना, 40 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए उसको कितना टाइम लेना चाहिए था, ठीक है जी जनाब। बस 5 मिनट्स में हम इसको क्लोज करते हैं। तो ये आपके पास बेसिकली बीटा लिमिटेड है, ठीक है, बीटा वाली एग्जांपल है। हाँ जी, वर्कर ए पर आ रहे हैं। वर्कर ए है, उसका मैं आपको ये कह रही हूं कि टाइम दैट शुड हैव बीन टेकन फॉर 40 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 4 यूनिट्स पर आवर के हिसाब से कितने बनते हैं? 10 आवर्स। कैसे आया, है ना। स्टैंडर्ड आपके पास कितना है, स्टैंडर्ड उन्होंने आपको क्वेश्चन में बता दिया, स्टैंडर्ड है 4 यूनिट्स पर आवर। आई होप ये करेक्शन सबने कर दिया है। 1 घंटे में 4 यूनिट्स बन रहे हैं, तो 40 यूनिट्स कितने घंटों में बनने चाहिए? 10 आवर्स में। यस और नो? ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब हम आते हैं वापस से अपने क्वेश्चन पे। आपने मुझे कहा कि 10 घंटों में ये 40 यूनिट्स प्रोड्यूस होने चाहिए, लेकिन हमने वर्कर ए ने यही 40 यूनिट्स कितने घंटों में प्रोड्यूस किए? 8 आवर्स में। बात समझ आ गई? यानी कि कितने आवर्स सेव्ड हैं, कितने आवर्स हमने सेव किए? 2 आवर्स हमने सेव किए। बात समझ आ गई? यस और नो? ठीक है, तो आवर सेव्ड वर्कर ए का कितना बनता है? 2। तो बेसिकली हमें क्या करना है, उसको बेसिक पे का कितना पे करना है? बेसिक वेज है 60, 60 का 75% बनता है 45, ठीक है। 60 का 75% बनता है 45 पर आवर के हिसाब से चल रहे हैं, और 2 घंटे उसने सेव किए हैं, तो उसका बोनस कितना बनता है? उसका बोनस बनता है 90। ये बात सबको समझ में आ गई? कैसे कैलकुलेट हुआ? क्वेश्चन में उसने ये बताया हुआ है, क्वेश्चन में उन्होंने ये बताया हुआ है कि हर वर्कर को जो बोनस मिलना है इंडिविजुअल बेसिस पे, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बेसिस पे, वो है 75% ऑफ बेसिक रेट, ठीक है। आपका बेसिक रेट है 60 रुपीज, यानी कि अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 60 रुपीज का 75% ये बनता है 45, ठीक है, 45 पर आवर। तो जितने आवर्स आप सेव करेंगे उतना आपको पेमेंट होगी। तो आपने 2 घंटे सेव किए, 45 रुपीज के हिसाब से 2 घंटे का बोनस बनता है 490। बेसिक आपने कितना करना है? बेसिक आपने आवरली बेसिस पे कैलकुलेट करना है। 8 आवर्स आपने काम किया है एट द रेट ऑफ 60 पर आवर, कितना आपका बेसिक पे बनता है? 60 इंटू 8 जार 480। 480 आपका बेसिक बन गया वेज, बोनस आपका बन गया 90, और टोटल जो है वो आपका बन गया 570। इज दैट क्लियर? और पेबल भी बेसिकली उसने एक एडिशनल कॉलम डाल दिया पेबल का, ठीक है। वर्कर बी पर आते हैं। वर्कर बी ने 32 यूनिट्स प्रोड्यूस किए 7 आवर्स में। तो हम जरा अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं कि ये 32 यूनिट्स उसको कितने घंटों में प्रोड्यूस करने चाहिए थे। 1 घंटे में 4 यूनिट स्टैंडर्ड है, राइट। तो 32 डिवाइड बाई 4 ये बनता है 8 आवर्स। हमने 8 घंटे का काम 7 घंटे में किया है, यानी कि आवर्स सेव्ड हैं 1, ठीक है। बेसिक पे कैसे कैलकुलेट करेंगे? 7 इंटू 60, ठीक है। 7 इंटू 60 वो तो नॉर्मल हो गया, 7 घंटे काम किया एक्चुअल, उसको 60 से मल्टीप्लाई किया, वो आंसर आ गया 420। और जो हमने 1 घंटा सेव किया है उसके हमें मिलेंगे 45, एंड दैट्स इट। आगे वर्कर सी पर आते हैं। वर्कर सी ने प्रोड्यूस किए हैं 30 यूनिट्स, और कितने घंटों में? 9 घंटों में। तो स्टैंडर्ड के हिसाब से ये 30 यूनिट्स कितने घंटों में मैन्युफैक्चर हो जाने चाहिए थे? 7.5 आवर्स में। यस और नो? तो उसने यहाँ पे ज्यादा टाइम लिया, उसको कोई बोनस नहीं मिलेगा, कटौती भी नहीं होगी कोई, मतलब उसकी सैलरी में से कोई चीज कटेगी भी नहीं वेज में से, लेकिन उसको एटलीस्ट बोनस नहीं मिलेगा। इज दैट क्लियर? क्योंकि उसने ज्यादा टाइम लिया, 1.5 घंटा उसने ज्यादा लिया है टू मैन्युफैक्चर 30 यूनिट। इज दैट क्लियर? तो उसको सिर्फ उसकी बेसिक पे मिल रही है 9 इंटू 60, ठीक है। 9 इंटू 60 540। इसी तरह से वर्कर डी ने भी जो है
कोई सेविंग नहीं की तो उसको भी कोई बोनस नहीं मिलेगा। यहाँ तक बात क्लियर होगी? तो ये तो हो गया आपका होलसेल प्रीमियम प्लान के थ्रू परसेंटेज ऑफ टाइम सेव्ड, अगर आपको सवाल में दिया हुआ है। अब ये बोनस का जो रेट है वो 75% भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 150% भी हो सकता है, ठीक है, 100% भी हो सकता है। जो जो भी आपको रेट दिया हुआ है, आपने बेसिक रेट से उस परसेंटेज को मल्टीप्लाई करके बोनस की फिगर निकालनी है। तो ये तो हो गया होलसेल प्रीमियम प्लान, जिसमें हम बोनस की कैलकुलेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम सेव्ड। अब हम आते हैं किसके ऊपर, दूसरा, इसी सिनेरियो को हम रोमन प्रीमियम प्लान के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। वेज रेट रिवाइज्ड एज अ परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी अबव स्टैंडर्ड। बाय द वे, ये वाली इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन होगी, ये जो 75% वाली तो एग्जांपल थी ना। इसी तरह से अब अगर हम इस पूरे सिनेरियो को सॉल्व करें किसके थ्रू, रोमन प्रीमियम प्लान के थ्रू, ठीक है, तो अब हम क्या उसको देखते हैं। अब यहाँ पे देखें चले जी, वर्कर ए पर आते हैं। वर्कर ए वाला वही सिनेरियो है। क्या सिनेरियो है? अच्छा, बाय द वे जरा हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं प्रीमियम, इसकी रोमन प्रीमियम प्लान की। क्या कह रहा है? वेज रेट रिवाइज एज अ परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी अबव स्टैंडर्ड। एफिशिएंसी का फॉर्मूला याद है ना? एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी होती है कि आपको कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने चाहिए थे और कितने यूनिट्स एक्चुअली प्रोड्यूस किए, दोनों का रेशियो, है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि रोमन प्रीमियम प्लान में हमारा वेज रेट ही रिवाइज हो जाएगा, यानी कि जो 60 रुपी पर आवर है, इसकी हमारी होगी रिविजन। किस तरीके से, देख लेते हैं। इधर देखें, आपने 8 घंटे लिए टू प्रोड्यूस्ड 40 यूनिट्स, यस। तो मैं अगर, और आपको स्टैंडर्ड कितना था, 10 आवर्स था टू प्रोड्यूस 40 यूनिट्स, यस। तो अगर मैं एफिशिएंसी रेशियो निकालूं, कल हमने एफिशिएंसी रेशियो निकाला है, तो क्या हमारे पास रेशियो आएगा? स्टैंडर्ड डिवाइडेड बाय एक्चुअल, है ना? स्टैंडर्ड कितना था? 10 आवर्स लगने चाहिए थे, हमने सिर्फ 8 घंटे लगाए, तो हमारी एफिशिएंसी कितनी है? 125%। ये बात समझ आ गई? हमारा जो रेशियो निकला स्टैंडर्ड डिवाइडेड बाय एक्चुअल के बेसिस पे, वो कितना है? बिल्कुल ठीक, 10/8। बिल्कुल सही अब्दुल्ला और आसिफ हुसैन, ठीक है। तो हमारी एफिशिएंसी आ गई 125। तो हम क्या कहेंगे, हमारा जो अब अर्निंग है ना 60 रुपी पर आवर, ये भी 125% हो जाएगा। इसको जरा करें, 60 इंटू 1.25, हमारी जो बेसिक वेज है अब वो भी हमारी इंक्रीज होके कितनी हो गई? 75। इज दैट क्लियर, यस और नो? ठीक है। तो अब आपने जो 8 घंटे काम किया है ना, 8 घंटे जो आपने काम किया, उसके आपको 60 रुपीज नहीं मिलेंगे, उसके आपको कितने मिलेंगे? 75 रुपीज पर आवर। तो टोटल अर्निंग्स आपकी कितनी हो जाएंगी? 600 रुपीज। वर्कर बी पर आ जाते हैं, ठीक है। वर्कर बी क्या कहता है? वर्कर बी का भी यही काम हुआ, 8 घंटे का काम आपने 7 घंटे में किया है, एफिशिएंट तो है, 100% से ज्यादा है ना? तो 8 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 100, ये बनता है 114.29 एफिशिएंसी का रेशियो। तो हमारा जो बेसिक रेट है 60 रुपीज का, वो भी बढ़ के कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 68.57, ठीक है। तो अब आपने जो 7 घंटे काम किए, अब आपको 60 रुपीज के बजाय 68.57 के हिसाब से उन 7 घंटों की पेमेंट हो रही होगी, यानी कि 480 रुपीज, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? अब हम आते हैं वर्कर नंबर सी पे। वर्कर सी और वर्कर डी, इतनी तो आपको बात समझ में आ गई कि वर्कर सी और वर्कर डी इनएफिशिएंट है ना? तो उनकी इनएफिशिएंसी के बेसिस पे क्या उनका रेट कम होगा? ये हमने इनका रेट निकाला, वो 83.33 है और यहाँ पे 60% है। तो क्या अब इसका हमें डिक्रीज करना है? नहीं, आपका जो बेसिक रेट है, अगेन द बेसिक रेट विल नॉट बी, मतलब इससे कम नहीं जाएगा, ठीक है। ये बात समझ आ गया? बेसिक से कम नहीं जाएगा, और यहाँ पे आपको मिनिमम भी बता दिया गया ना, यहाँ पे आप बाउंड भी हो गए हो मिनिमम रेट की वजह से, ठीक है। तो बेसिक से तो आपका कम नहीं जाएगा, 60 रुपीज को आपने कम नहीं करना, ठीक है। ज्यादा करेंगे तो यही तो इंसेंटिव है, इंसेंटिव में आपका जो बेसिक रेट है वो बढ़ता है या कांस्टेंट रहता है, कम नहीं होगा इंसेंटिव
प्लान के अंदर। तो हमने ये कहा कि इन दोनों वर्कर्स ने इनएफिशिएंसी दिखाई है, तो उनको वही 60 रुपीज के हिसाब से मिलेंगे पैसे, ठीक है। 60 रुपीज के हिसाब से 9 घंटे वर्कर सी ने काम किया है, 9 इंटू 60 बनता है 540, तो ये मिनिमम वेज से ज्यादा ही है, तो उसको हम 540 रुपीज ही देंगे, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड जब हम निकालते बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं वर्कर डी की, तो वर्कर डी ने 5 घंटे काम किया है, 60 रुपीज के हिसाब से उसके पैसे बनते हैं 300, लेकिन वहां पे फिर क्या एक्शन में आ जाएगा, मिनिमम वेज, ठीक है। तो उसको हम पे कितने करेंगे, उसको हम पे करेंगे 400 रुपए। इज दैट क्लियर? यहाँ पे मिनिमम आवरली रेट भी आपका गारंटीड ही होगा, वो आपका कम ज्यादा नहीं होगा। जी जनाब, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? क्या रिपीट करना है अनस? अच्छा, आप लोग अपना होम असाइनमेंट नोट कर लीजिए। एक तो है आपका क्लास वर्क नंबर 3, अटेम्प्ट करना है, कोशिश करनी है कि यह हो जाए, अच्छी बात है, ठीक है, अगर आपसे सॉल्व हो जाए तो ठीक है जनाब। और आपने क्योंकि ओवर टाइम वाला सिनेरियो भी हम कर चुके हैं, ठीक है, और तो ये है पेज नंबर 46, न्यू पैक क्वेश्चन बैंक, ठीक है, क्लास वर्क नंबर 3, और उसके नीचे जो एग्जाम्पल है ओवर टाइम की, वो ये दोनों चीजें आपने अटेम्प्ट करनी है। कल फिर हम अपना ग्रुप बोनस प्लान और जो दूसरे इंसेंटिव प्लान हैं उनको हम डिस्कस करके फिर अपना लर्निंग कर्व के ऊपर इंशाल्लाह आ जाएंगे, ठीक है। क्या रूल बेटा? मिनिमम वेज तो गारंटीड है, तो अंडरस्टूड है, मिनिमम वेज का कॉन्सेप्ट ही यही है। अगर क्वेश्चन, जी जनाब, ऑडिट के लिए आप जा सकते हैं अनलेस कि आपके पास कोई क्वेश्चन हो। रिविजन रेट कैसे निकाला मैं बता देती हूँ। एफिशिएंसी 100% से ज्यादा होगी तो आपका बेसिक रेट भी उससे बढ़ेगा, ठीक है। तो मैंने कहा वर्कर ए की एफिशिएंसी तो निकल आई ना 125%, इसमें तो कोई मसला नहीं है। उम्मे हबीबा, अब्दुल्ला, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे सैटरडे को। 125% नहीं निकला आपका? क्यों नहीं निकला? एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला है? स्टैंडर्ड टाइम डिवाइड बाय टाइम टेकन। स्टैंडर्ड टाइम कितना है? 10 आवर्स। टाइम टेकन एक्चुअली कितना है? डिवाइडेड बाय 8 इंटू 100, 125%, ठीक है। अच्छा, नहीं है मसला, ठीक है। तो 125% उसकी, जी मैं सुंदर से भी होमवर्क रिपीट करती हूँ। 125% उसकी एफिशिएंसी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो बेसिक हमारा बेसिक रेट कितना है? 60 रुपीज पर आवर है ना, है ना, 60 पर आवर है, तो ये भी 125% से इंक्रीज होगा। एफिशिएंसी 100% से ज्यादा होगी तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा? 60 इंटू 125%। लेकिन अगर एफिशिएंसी आपकी 100 से कम होगी तो आपने 60 को कम नहीं करना, 60 मिनिमम है, ठीक है। तो ये कितना बन गया? 75। अब क्लियर है बात? होमवर्क है आपका पैक क्वेश्चन बैंक। अगेन अब इसमें कोई क्वेश्चन नहीं होगा, न्यू एडिशन हम रेफर करेंगे आई कैप का भी और पैक का भी। तो पैक क्वेश्चन बैंक के पेज नंबर 46 पे जो है वो क्लास वर्क नंबर 3 एंड एग्जाम्पल, उसके नीचे जो एग्जाम्पल दी हुई है, ठीक है सुंदर। एग्जाम्पल में ओवर टाइम की डिस्कशन हो रही है। चलें जी, इसके अलावा किसी को कोई प्रॉब्लम?